आज बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। ये वेस्पर थ्योरी क्या होती है तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ये जरूरी है। सबसे पहले लुईस और कासेल ने यानी कि कुछ अणुओं के आकृति के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन वो सभी अणुओं की आकृतियां जो थी वो एक समान थी। वो एक समान उन्होंने कहा था कि कोई भी अणु जो है वो यानी घन के आकार की पाई जाती है, यानी क्यूब के आकार की पाई जाती है। अब देखते हैं लुईस और कासेल के अनुसार, मान लेते हैं कोई भी हम लोग के पास अगर आकृति हो तो कुछ इस प्रकार से वो प्राप्त होती थी। तो क्या सभी अणुओं की आकृति एक ही समान होगी? लेकिन ये बात कई सालों तक चलती रही। कुछ वैज्ञानिक बाद में आए, जैसे बात कर सकते हैं हम स्वीडिक और पावेल के बारे में। स्वीडिक और पावेल आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो लुईस और कासेल ने जो अपनी अवधारणाओं में किसी अणु की आकृति की व्याख्या की है, वो अणु की आकृति इस प्रकार से नहीं हो सकती, यानी किसी भी अणु की आकृति एक समान नहीं हो सकती। अब बातें यहां पर होने लगी कि फिर ये मतलब किसी अणु की आकृति क्या होगी। तो 1940 में इन दोनों लोगों ने ये कहा कि उस किसी भी अणु की आकृति उस अणु के केंद्रीय परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। किसी भी अणु की आकृति उसके केंद्रीय परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। अब वो संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहे आबंधित हो और चाहे वो अनाबंधित हो, चाहे वो आबंधित हो चाहे वो अनाबंधित हो। तो उन्होंने इस नियम के अनुसार उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग वेस्पर सिद्धांत यानी वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। देखते हैं ये वेस्पर थ्योरी क्या है। यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्सन थ्योरी, जैसे अभी बात की हम लोग, यानी उन्होंने बात किया था कि किसी भी अणु की आकृति उसके केंद्रीय परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी उसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर डिपेंड करती है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्मों हमारे जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन युग्म है क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े के बारे में बात की जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े दो प्रकार से हो सकते हैं किसी संयोजी कोश में। पहली बात कर लेते हैं, ये आबंधित हो सकते हैं, और दूसरी बात कर सकते हैं ये अनाबंधित हो सकते हैं। आबंधित का मतलब हो गया यहाँ पर बॉन्ड पेयर के, आबंधित युग्म और अनाबंधित युग्म, और ये होता है हम लोग का लोन पेयर। हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर के बारे में। अब ये क्या है हम लोग का आबंधित और मतलब कि आबंधित और अनाबंधित। आबंधित का मतलब होता है कि यदि कोई सेंट्रल एटम किसी अन्य परमाणु से, केंद्रीय परमाणु, किसी अणु का केंद्रीय परमाणु किसी अदर परमाणु से स्वसंयोजी बॉन्डों द्वारा जुड़ा हो, स्वसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा हो, तो वहां के उन दो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन हम लोग के कहलाएंगे आबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। वो कहलाएंगे हम लोग के आबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करते हैं अनाबंधित को हम लोग एकल युग्म के नाम से भी जानते हैं, एकल युग्म। अब ये क्या होती है तो बात करते हैं किसी अणु में केंद्रीय परमाणु में उपस्थित वह दो इलेक्ट्रॉन जो आबंधित न हो लेकिन संयोजी कोश में गिने जाएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाते हैं हम लोग के अनाबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहते हैं हम लोग के अनाबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं वेस्पर थ्योरी को, यानी उन्होंने कहा था कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्सन थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन युग्मों पर डिपेंड करती है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन जो है होंगे ये एक दूसरे से कितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण।
यानी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे पर कितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और उनकी आकृति इसी से डिफाइन होती है। अब देखते हैं इनके सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें निम्न है। पहली बात देखते हैं, इन्होंने कहा था कि जो इनके अणु की जो आकृति होगी वो केंद्रीय परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर अणुओं की आकृति संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। पहली कंडीशन की है कि अणुओं की आकृति संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। दूसरी कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अब डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन आबंधित हैं कि अनाबंधित हैं। अगर ये आबंधित हैं तो यानी कि बात करेंगे तो ये डिपेंड कर जाती है उनके रिपल्सन, यानी कितना ज्यादा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हम बात करेंगे यहां पर दूसरी कंडीशन, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा इलेक्ट्रॉन युग्म बात कर सकते हैं इसमें हम लोग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। दूसरी कंडीशन संयोजी कोश में, किसके संयोजी कोश की, तो हम बात करेंगे यहां पर सेंट्रल एटम के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय परमाणु, किसी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। तीसरी बात मैंने कही थी कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन कितना ज्यादा होता है, मतलब कौन ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाता है, ये बातें। यानी प्रतिकर्षण बल का क्रम, यानी किस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बात कर लेते हैं लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। इन सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वो लोन पेयर के बीच कार्य करता है। दूसरी बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और तीसरी बॉन्ड पेयर। इन सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच, और उसके बाद लोन पेयर के बीच। यानी उन्होंने 3 नियम दिए थे। किसी अणु की जो आकृति होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी कि कैसे उनकी आकृतियां बनाई जाएंगी। मुख्यतः वेस्पर थ्योरी अणुओं की आकृतियों के लिए विख्यात है ये कि किसी अणु की आकृति एक्चुअल कैसी होगी। लुईस और कासेन फेल हुए थे, उन्होंने बस यही बात बोली कि यानी सभी अणुओं की आकृति समान होती है। अष्टक नियम देखकर उन्होंने बस यही बातें बोलते हैं कि सभी अणुओं की आकृति समान होती है, जबकि उन्होंने कहा था कि नहीं, उनकी अणुओं की जो आकृति होती है उनके संयोजी कोश यानी कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। यानी अब देखते हैं अणुओं की आकृति संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन युग्मों पर
युग्मों पर निर्भर करती है। दूसरी, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होगा लेकिन प्रतिकर्षण कितना होगा इस पर डिपेंड करेगी। तीसरी कंडीशन, प्रतिकर्षण बल का क्रम, यानी कि ये दर्शाता है कि किसके किसके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। अभी क्या है, इसके पहले इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हम लोगों का लोन पेयर और एक होता है हम लोगों का बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में वह दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो अपने परमाणुओं से बंधे न हो। यानी जैसे हमारे कहने का तात्पर्य ये है, एग्जाम्पल जैसे बात करें इसमें, जैसे AB2 और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, A, B, B और एक रिपल्सन, एक लोन पेयर। लोन पेयर को कुछ ऐसे दर्शा देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से हम दर्शा देते हैं। अब ये बात हो रही है यहाँ पर कि देखिए इन्हीं अणुओं को लेकर इन पर समझा जाए। यानी अणुओं की आकृति संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। यानी हम लोग का अणुओं की आकृति सेंट्रल एटम के संयोजी कोष देखेंगे। संयोजी कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखना है। यानी कि ये हम लोग का है लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर और इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। यानी अब बात करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यानी कह रहा है संयोजी कोष, किसका संयोजी कोष, तो केंद्रीय परमाणु में, यानी केंद्रीय परमाणु के कह रहा है संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करती है। अब इनके और इनके बीच कितना ज्यादा प्रतिकर्षण है, कैसे डिफाइन होगा कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसमें होता है, तो उन्होंने तीसरा नियम में यह व्याख्यात किया है कि प्रतिकर्षण बल का क्रम, यानी लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा कार्य करेगा किसी बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, और सबसे कम कार्य करता है तो बॉन्ड पेयर से। अब यहां पर देखते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल, जैसे इसी की बात की है तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पर ज्यादा से ज्यादा बल लगाएगा, यानी इसको प्रभावित करेगा। अब कुछ इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, A, B और एक लोन पेयर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लोन पेयर इनके बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा कार्य कर रहा है, इनके बीच प्रतिकर्षण कम कार्य करता है। और याद रखिएगा वेस्पर थ्योरी में प्रतिकर्षण बल उसके एंगल द्वारा नापे जाते हैं, बॉन्ड एंगल द्वारा। और सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वेस्पर थ्योरी में सबसे पहले यानी किसी बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा की गई थी, आबंध कोण के बारे में चर्चा की गई थी। इसके पहले आबंध कोण के बारे में चर्चा नहीं की जाती थी कि उनका आबंध कोण कितना होता है। तो वेस्पर थ्योरी यानी किसी अणु की आकृति के साथ साथ उसकी ज्यामिति और उसके बॉन्ड एंगल के बारे में भी बताती है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, कुछ अणु लेकर चले जाएं और देखेंगे इनकी जो बातें हुई हैं क्या ये मतलब किस प्रकार की इन अणुओं की आकृति मिलती है। तो चलिए देखते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यानी AB2 यानी हम लोग का जो A है यहाँ पर हम लोग का केंद्रीय परमाणु है और जो B है वो हम लोग के केंद्रीय परमाणु नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर A, B यहां पर A के संयोजी कोष में देखिए, यहां पर A के संयोजी कोष में बॉन्ड बनने के बाद इसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। बॉन्ड बनने के बाद इसके पास, बॉन्ड बनने के पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बनने के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब यहां पर देखते हैं अभी क्या है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों युग्मों के बीच रिपल्सन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक यानी बॉन्ड पेयर और एक पाए जाते हैं लोन पेयर के बारे में बात किए थे।
यहां पर देखिए ये ए जो है बी से बॉन्ड पेयर बना रहा है और रिपल्सन यहां पर ज्यादा। चलिए देखते हैं कि क्या इनकी आकृति इस प्रकार की हो सकती थी क्या। रिपल्सन, इसके पहले बात के रिपल्सन एंगल से नापे जाते हैं कि जितना ज्यादा इनका कोण होगा उनके अणुओं के बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर देखिए इनके एक दोनों के अणु लगभग मान लेते हैं ये 30 अंश के कोण पर है। क्या रिपल्सन इतना ही हो सकता है? और भी ज्यादा हो सकता है। रिपल्सन इसलिए होता है क्योंकि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हम जानते हैं कोई भी ऋणावेशित को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और धनावेशित को प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित ऋणावेशित धनावेशित को और धनावेशित ऋणावेशित को आकर्षित करती है। तो यहां पर देखते हैं अभी क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन यानी कि वो ऋणावेशित चार्ज से बने होते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण इतना करते हैं कि वो मैक्सिमम दूरी को प्राप्त कर ले। अब यहां पर हम लोग का है ए, जैसे हमने कहा कि क्या इस प्रकार से बनेगा कि इस प्रकार से बनेगा, कि चलिए देखते हैं कि इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर देखता हूं, यहां पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन माने हम कहें, चलिए मान लीजिए 30 डिग्री, यहां पर जो है 90 डिग्री और यहां पर है जो हम लोग का 180 डिग्री। अब आप ही बताइए इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रही है? यहीं पर दिखाई दे रही है। यानी ये बी परमाणु एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर है, 180 एंगल के दूरी पर है। ये दोनों बी परमाणु 130 अंश के, मतलब कि यहाँ पर केवल 30 अंश के कोण पर यहाँ पर एक दूसरे से दूरी पर हैं और यहाँ पर बी परमाणु 90 अंश के कोण पर एक दूसरे से दूरी पर स्थित है। यानी देखिए वो इनकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्सन यहीं पर कार्य करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल वो अगर बढ़ेगा तो हम बात करेंगे आबंध कोण भी बढ़ेगा, आबंध कोण भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा, जितना ही ज्यादा प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा उसके आबंध कोण, यानी दोनों के दोनों हम बात करेंगे अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। यानी क्या है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है, यानी बॉन्ड एंगल 180 अंश का यहाँ पर होगा, उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 30 होता तो यानी अभी तो ये पूरा का पूरा एरिया खाली है ना, तो आसानी से ये जो बी परमाणु है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये बी परमाणु इस बी परमाणु से सबसे ज्यादा दूरी पर आना चाहता है और यहाँ पर दूरी बढ़ेगी, यानी बॉन्ड एंगल के कारण जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल होंगे यानी परमाणुओं की दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, आबंध कोण बढ़ेगा, परमाणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। जैसे AB2 के बारे में बात के, यहाँ पर एंगल इसके इस प्रकार का हो जाएगा। इसकी जो ज्यामिति होगी, इसकी जो ज्यामिति होगी वो देखिए एक रेखा की, एक लाइन की तरफ रिप्रेजेंट दर्शा रही है, इसलिए इसकी ज्यामिति को हम बोलते हैं रेखी। और याद रखिए अब, यदि किसी अणु में केवल इलेक्ट्रॉन युग्म यदि हम लोग का केवल आबंध युग्म होता हो, यानी अनाबंधी युग्म ना होता हो, तो वहां पर जो ज्यामिति होती है वो वही उसकी आकृति भी होती है। जो ज्यामिति और वही उसकी आकृति दोनों क्या होती है, यहाँ पर समान होती है। ज्यामिति आकृति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो जो ज्यामिति होगी वही उसकी आकृति, यानी ये भी क्या हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। आबंध कोण कितना मिलेगा, आबंध कोण यानी 180 अंश का, मतलब अन्य अणुओं के भी हम आकृति बता सकते हैं।